बंधुओं, हमें समता युक्त अभ्यास, दूसरा है हार्ड वर्किंग। मैं आपको फिर एक यात्रा करवाना चाहूंगी। मैं यात्रा कर रही थी पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार ह्यूस्टन टेक्सास की। एक भाई जो बहुत बड़े इंजीनियर हैं और वो भी नासा के इंजीनियर, और उन्होंने मुझे बताया कि आजकल समणी जी मैं लीव पर हूँ, मैंने 2 महीने की छुट्टी ले रखी है। मैंने कहा क्या करते हो? कि महाराज मैं कर सेवा कर रहा। मैंने कहा क्या कर सेवा? स्वामी नारायण टेम्पल में मैं भजिए तलता हूँ, साफी मोपिंग करता हूँ और चप्पलों की रेक साफ करता हूँ और आने वाले दर्शनार्थियों के जूते लाइन से जचाता हूँ और आने वाले लोगों को कभी कभी गाइड टूर देता हूँ, टॉयलेट साफ करता हूँ। नासा का इंजीनियर, पढ़ा लिखा, $50,000 जिसकी सैलरी है। मैंने कहा अरे उमेश भाई, ये 2 महीने की सेवा तो तुम $5,000 से करवा सकते थे। फिर भला 2 महीने की ये से लीव लेकर के ये भजिया तलना, टॉयलेट धोना, जूते साफ करना, रेक लगाना, मोपिंग करना, साफियां लगाना, डस्टिंग करना, ये काम तो आप 5,000 रुपए की डोनेशन से करवा सकते थे। आप इसकी बजाय $1,00,000 डोनेट कर सकते थे स्वामी नारायण टेम्पल में। उसने मेरी बात का जवाब दिया। उसने कहा बिल्कुल कर सकता था, बहुत बार किया भी है, लेकिन इस बार मन में आया अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों को यूज करूं। चेक लिखना, जिसके पास पैसा है और जिसके पास मन है वह व्यक्ति कभी भी आधी रात को चेक लिख सकता है, लेकिन ये जो श्रम और सेवा के संस्कार जो ईगो को तोड़ने वाला है। अरे नासा की इंजीनियर रसिक भाई टॉयलेट साफ करे छे, एने जोवू तो सही, एनो ख्याल तो करो, तमे जुओ व्हाट ही इज डूइंग। अब देखिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के मुंह पर था और उसने कहा इससे मेरा बहुत ईगो टूटा। कोई भी व्यक्ति टॉयलेट साफ करता है, कोई भी व्यक्ति साफी झाड़ू का काम करता है और उस समय दूसरे लोग देखते हैं, ओ ये तो बड़े सीईओ हैं, बड़ी कंपनी की बड़ी स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब इस प्रकार के काम करते हैं, जमीन से जुड़कर काम करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि कॉरपोरेट जगत का ये कल्चर आप लाए हैं। लेकिन यदि हॉस्ट युवक परिषद इसमें पानी की बोतल लेकर आती, सर्विंग में आती, और ये काली यूनिफॉर्म वाले बेरे नहीं होते, तो आई वुड बी मोर हैप्पियर हैप्पियर हैप्पियर। हमें ये कल्चर लाना है, तेरा पंथ में ये कल्चर लाना है, क्योंकि हम श्रमण परंपरा के हैं, श्रमण संस्कृति, और गुरुदेव तुलसी की आत्मा बहुत खुश होगी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं लाडनू में थी, गुरुदेव तुलसी ने मुझे कहा कि अब तुम थोड़े दिन आगम के काम पे जुड़ जाओ, और मुझे क्या दिया, कुछ कॉपिंग करना, यानी इधर से कुछ लिखना, उधर से कुछ लिखना। थोड़ा सिद्ध प्रज्ञा जी मास्तिया महाराज के पास से लिखना था, तो थोड़ा कुसुम प्रज्ञा जी समणी जी के पास से लिखना था। एक का रूम यहाँ था और दूसरे का रूम वहां था। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे किसी एक का काम दे दो, मैं थोड़ा सा इधर वो 4 लाइन देते हैं इनका लिखती हूँ, फिर वहां तक जाती हूँ और फिर वहां से लेकर आती हूँ, फिर उनका लिखती हूँ, फिर वो ये कुछ देते हैं, इसलिए मेरा आधा टाइम तो फिरने घूमने में बीत जाता है। गुरुदेव तुलसी ने कहा, आज ये 21 साल पुरानी बात है, प्रतिभा प्रज्ञा अभी तो तुम बूढ़ी नहीं हो, जब बूढ़ी हो जाओगी तो क्या जवाब दोगी? याद रखो, जो व्यक्ति एक्टिव होते हैं उन्हें डायबिटीज नहीं आती, और
साधु साध्वियों में, समण समणियों में श्रम के संस्कार होने चाहिए। अरे तुम तो बच्ची हो, यहाँ से वहां तक तो 100 चक्कर लगा सकती हो, ये कौन सी बड़ी बात है। तो बंधुओं और बहनों, गुरुदेव तुलसी ने जो ये श्रम के संस्कार दिए हैं, वैसे ही हमारे युवक परिषद में अभी सिटिंग लाइफस्टाइल है, और सिटिंग लाइफस्टाइल की कनेक्टिविटी बहुत सारी डिजीज के साथ है। तो हमारी युवा पीढ़ी भी सजग बनेगी, स्वस्थ बनेगी, श्रम के संस्कारों को लेगी। और तीसरी बात है फेसिफाइड इमोशंस, और यानी समयुक्त ये संस्कृति। तो ये जो सम के संस्कार हैं, सम यानी शांति। बताइए तुलसी जी, कौन सा मौसम अच्छा लगता है? तुलसी दुगर, कौन सा मौसम? सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, कुछ तो बताइए। जो आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे। यू आर एन इंडिविजुअल। सभी मौसम अच्छे लगते हैं। अच्छा अध्यक्ष महोदय, आपको कौन से मौसम अच्छे लगते हैं? कोई भी बताइए, जरूर आपकी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। किसी को पसीना अच्छा नहीं लगता, तो किसी को भारी कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो किसी को चपड़ चपड़ बरसात होती है वो भी अच्छी नहीं लगती। तो बोलिए आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? सभी। अच्छा सलील जी आप बताइए। बॉम्बे में रहते एक जैसा मौसम बदलता नहीं। अच्छा बताइए आप। सभी मौसम अच्छे लगते हैं। अभी बात तो देखो चारों एक साथ हो गए हो, लेकिन मुझे नहीं जम रही है। अच्छा इस टेबल की यार आप बताइए कौन सा मौसम अच्छा लगता है? बस सभी मौसम अच्छे आपको? सभी मौसम आपको? पूरी युवक परिषद एक हो गई। अच्छा आप और कोई? हाँ खड़े होके बताइए। अच्छा तेज कर्ण सेठिया सर्दी। अच्छा और बताइए दूसरे, और किसी को दूसरा मौसम अच्छा लगता हो तो? बरसात, बसंत, वेरी गुड। और बताइए बसंत। और कोई बताइए? सर्दी और बसंत। गर्मी किसी को अच्छी नहीं लगती? अच्छा आपको गर्मी अच्छी लगती है? हाँ अच्छा, तो देखिए कितने जवाब है। लेकिन मैं कहती हूं न सर्दी अच्छी है, न गर्मी अच्छी है, न बरसात अच्छी है, न बसंत अच्छी है। जो मौसम शांति से बीत जाए वही मौसम अच्छा है। जो समय शांति से बीत जाए वही समय अच्छा है। तो हर कोष्ठ पर हम ध्यान रखें, जहां भी हमें लगे कि अशांति ज्यादा आ रही है तो वहां से हमें थोड़ा सा हटना भी सीखना चाहिए। कहीं भी, चाहे ये युवक परिषद हो, घर हो या ऑफिस हो, शांति का मौसम ही सबसे अच्छा मौसम होता है। तो ये संस्कारों की बात है। संस्कार जो इक्वानिमिटी पर बेस्ड हैं, वो संस्कार हमारे भीतर क्राइम की एब्सेंस करते हैं और प्रेम का विस्तार करते हैं। जो संस्कार श्रम युक्त हैं वो हमें हेल्थ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं और एनवायरनमेंट में प्योरिटी देते हैं। और तीसरे संस्कार जो शांति के संस्कार हैं वो पीस और फ्रीडम देते हैं, टेंशन को रिडक्ट करते हैं। तो आप देखिए ये जो हमारी सम, श्रम और श्रम की संस्कृति, भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से जैनों की संस्कृति, और इससे आप देखिए रिलेशन ऑफ संस्कार्स इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्ति संस्कारित होता है तो उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है। परिवार समाज को और समाज राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जो व्यक्ति अच्छे संस्कारों से भावित है, हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी और हेल्दी नेशन। तो हम अच्छे संस्कारों के लिए क्या करें? हमें प्रैक्टिस करनी है जैन जीवन शैली, और जैन जीवन शैली
जिसका एक पूरा भाग रह सकता है वेजिटेरियन डाइट, शाकाहार के संस्कार। हम देख देख कर ग्रीन डॉट को अवश्य देख कर खाएं और हम बच्चों को वह बात सिखाएं। और साथ में बहुत बार ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है, उस पर सजगता से पेनी नजर रखें तो हमारे घर में शाकाहार रहेगा, हमारे मुख में नवकार रहेगा। और उसके बाद आप देखिए व्यसन मुक्ति, जो इस साल का बहुत बड़ा आंदोलन है। और बहुत बार हम देखते हैं कि भाई इतने लोगों को छुड़ाया है, इतने लोगों को छुड़ाया है, लेकिन मैं तो बंधा पड़ा हूं, मैं तो गिरफ्त में हूं। तो बहुत बार हम क्या कहते हैं, इंटरफेथ, नो, इंट्राफेथ। इंटर संघ नहीं, इंट्रा संघ, यानी संघ की एक एक सदस्य। मैं अभी जो व्यसन मुक्ति की बात सुन रही थी, उसमें आपने जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा व्यक्तिगत स्तर पर प्रेरणा, ओके, साधु साध्वियों से प्रेरणा, ओके, और वहां से काम न हो तो आचार्य की प्रेरणा, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, काउंसलिंग सेंटर्स, रिहैबिलिएशन, और उसके द्वारा कई बार वो चीज अस्थि मज्जागत हो जाती है और उसको सुनना अच्छा है, लेकिन जैसे ही तलब लगती है व्यक्ति को लगता है अब शराब और सिगरेट तक न जाइए। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी आज पनपने लगी हैं, तो हम उस बात का ध्यान दें और कुछ ऐसे साइंटिफिक अप्रोच के काउंसलिंग सेंटर्स भी हमारी युवक परिषद चलाए और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें। और अब जरूरत है साधर्मिक वात्सल्य की, साधर्मिक वात्सल्य, जिससे यानी अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाना, एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लाइवलीहुड के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये सारे विषय एक एक वक्तव्य के विषय हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान दें हमारी कम्युनिटी में कहाँ जरूरत है। लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है, मुश्किलों में रो पड़े वो आदमी नादान है, थाम ले जो हाथ गिरते आदमी का, आदमी होता वही इंसान है, आदमी होता वही इंसान है। तो ये संस्कारों की बात, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ का साया सदैव प्राप्त रहा और अब हम एक्सटेंशन रूप में आचार्य महाश्रमण का ये साया देख रहे हैं, साधु साध्वियों का ये सुसंगठित संघ, और साथ में युवा पीढ़ी, युवक परिषद जिस रूप में जाग रही है, यह भी एक बहुत शुभ संकेत है। इसे शुभ भविष्य के लिए, शुभ भविष्य के रूप में देखती हूँ। और विशेष रूप से मैं आज के लिए जो हमारे मेजबान अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सेठिया है, उनको भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने और उनकी टीम ने और जयपुर श्रावक समाज युवक परिषद ने एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा उपक्रम दिया है, जयपुर के अनुरूप काम किया है। और आगे से आगे हम इसके साथ सेवा के संस्कार जोड़ करके इसे और अधिक प्रभावी बनाएंगे और उससे हमारे संस्कार बहुत सुंदर समुन्नत बनेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम ओम। कोई क्वेश्चन हो तो 1-2 मिनट आपके फिर ले सकती हूँ। और वैसे मैं बहुत माटी से जुड़ी हुई, क्योंकि छोटे गांव की हूँ, टमकोर की, तो बस सीधी सीधी बातें मैंने बताई है, क्वेश्चन होंगे भी नहीं, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन हो तो सादर आमंत्रित। निश्चित रूप से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें पूज्यवरों का ऐसा ये सुंदर उपवन मिला है और जिसमें इतनी विदुषी श्रमणीवृंद, जिनके पाथे से हम अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे।
हमारी ये सेमिनार, हमारी ये कार्यशाला अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई आपके इस उद्बोधन से निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा, नया संदेश मिला है। हमसे कुछ चूक अवश्य हुई होगी जो आपने हमें स्पष्ट रूप से इंगित किया, लेकिन मैं अत्यंत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि हम इसका आगे परिमार्जन करेंगे। और लेकिन ऊपर जो भोजन चल रहा था उसमें परिषद के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं व्यक्तिशः रूप में निरंतर रूप से दे रहे थे। आइए इस संस्कार कार्यशाला की इस भाग का हम अगला बिंदु टच करें। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाएं, अर्थात आप तेरा पंथ योग परिषद के सदस्य हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आपके सम्मुख एक पत्रक आ रहा है, उस पत्रक में आपके ग्रुप के लिए एक विशेष रोल निर्धारित किया गया है। वह रोल कुछ भी हो सकता है, जैसा आपके पत्रक के ऊपर लिखा गया है। आपको अपने आप को उस रोल में ढालना है। मानिए आपका रोल आया है अभिभावकों का समूह या छात्रों का, बच्चों का समूह, प्रिंट मीडिया का समूह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनीतिज्ञों का समूह, सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह, व्यवसायियों का समूह, नौकरी पेशा लोगों का समूह, तेयुब सदस्यों का समूह, शिक्षाविदों का समूह। इस प्रकार कोई भी समूह आपके टेबल पर आ सकता है। अब आपको जो एक पेपर दिया गया है समूह चर्चा के लिए, इसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर अपना समूह चर्चा को केंद्रित करते हुए अपनी निष्पत्ति इन बिंदुओं के आधार पर अगले 20 मिनट में निर्धारित करनी है कि आप उस वर्ग में रहते हुए अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, और जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो किस प्रकार करना चाहते हैं। मैं एक एक प्रश्न को आपके सम्मुख 2 मिनट में थोड़ा सा प्रस्तुत कर दूं। सबसे पहला बिंदु है, सबके पास पत्रक आ गए भाई? सबके पास आ गए हैं? सबको समूह अलॉट हो गया है? किसी को अगर समूह अलॉट नहीं हुआ है, किसी का ग्रुप स्पेसिफाई नहीं हुआ तो कृपया बता दें। तो आइए, आपको जो ग्रुप अलॉट हुआ है, नेक्स्ट, उसका सबसे पहला बिंदु है, वर्तमान में आप ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जिससे संस्कारों का निर्माण या अवमूल्यन हो रहा है। इसे अपने वास्तविक धरातल पर जाते हुए हम जैसे मान लो बच्चे के रूप में अगर सोचें तो बच्चा क्या कर रहा है जिससे उसके संस्कारों को माता पिता कहना मान रहा है, अध्यापकों को कहना मान रहा है, या क्या नहीं कर रहा है। मानिए कि वो कक्षा में नकल करता है या गलत आदतें उसकी है, इन बातों का हम रेखांकन यहाँ करेंगे। दूसरा, वर्तमान परिदृश्य में आपको अपनी दैनिकचर्या में क्या कार्य करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल कंडीशंस। आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारे भीतर सद संस्कारों का निर्माण हो सके, हम अपने संस्कारों का उन्नयन कर सकें, हम संस्कारों का अच्छा प्रभावी रूप से हम अपने भीतर उनको स्थापित कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब चूंकि आदर्श कंडीशन तो हमेशा चलती नहीं है, हम वास्तविकता के धरातल पर आए। तीसरा बिंदु देखें, उपरोक्त बिंदु 2 में वर्णित संस्कारों के बीजारोपण एवं वृद्धि हेतु आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले छोटे छोटे वे कदम जो असंभव भी नहीं है और अत्यधिक कठिन भी नहीं है, उन कदमों को आप अपने लिपिबद्ध कर लें, उनको लिख लें। और चौथा पॉइंट है, आपके विचारों से एवं कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं निगरानी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से अपेक्षा। मान लो आप बच्चे हैं तो आपकी निगरानी संस्था होगी आपके अभिभावक, आपका समाज, आपका परिवार आपकी निगरानी करने के लिए। आप व्यवसायी हैं तो आपकी निगरानी करने के लिए आपका समाज, आपकी सरकार, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो आपकी निगरानी संस्था, उनसे आप क्या अपेक्षाएं करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, जो आपकी निष्पत्ति है, अगर हम इस सेमिनार के बाद हमारी निष्पत्तियों को समेकित कर, इकट्ठा कर एक कोड ऑफ इथिक्स निकालना चाहें, आचार संहिता निकालना चाहें, तो आप अपने ग्रुप के क्या 3 पॉइंट देना चाहेंगे संक्षेप में और स्पष्ट रूप से। तो आइए, आपका समय शुरू होता है अब, और अगले 20 मिनट में आप परिचर्चा करें, अपने अपने ग्रुप का जो वक्ता है उसे निर्धारित करें और अपने ग्रुप की आकर के यहाँ प्रस्तुति दें। अगले 20 मिनट में आप परिचर्चा कर लें। किसी को कोई संदेह, कोई डाउट हो तो बताएं। विषय के बारे में कोई समझ में नहीं आया हो, जिससे संस्कारों का निर्माण या अवमूल्य हो रहा है, हम अपने जीवन में व व्यावसायिक
राजनीतिक गतिविधियों में नैतिकता से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आम जनता में भी हमारे जीवन से प्रेरणा मिले। नंबर 2 है, वर्तमान परिदृश्य में आपको अपनी दैनिक चर्या में क्या करने चाहिए जिससे सत् संस्कारों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हो सके। दैनिक दिनचर्या में हमें जैन जीवन शैली अपनाएं ताकि आम जनता भी हमारी तरह शैली अपनाए ताकि जनता में भी सत् संस्कार एवं निर्माण का सुदृढ़ीकरण हो सके। उपरोक्त 2 बिंदुओं के बारे में है। हमारी कथनी व करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए ताकि आम आदमी हमारे जीवन से प्रेरणा ले। नंबर 4, आपके विचार एवं कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं निगरानी संस्थाओं व्यक्ति की अपेक्षाएं। आज की जनता नैतिक व व्यसन मुक्त नेता चाहती है। अगर नेता सही हो जाएं तो आम जनता में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। ये आश्वासनों से जनता परेशान है। यदि आज की संस्कार इस कार्यशाला से निकले, मंथन से हम सभी समूहों की एक सम्मिलित आचार संहिता बनाना चाहें तो आप अपने समूह के लिए सुझाए गए 3 व्यवहार। नंबर 1, जैन जीवन शैली अपनाएं। नंबर 2, नैतिकता से कार्य करें। नंबर 3, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ओम हरम। धन्यवाद। आपने राजनीतिज्ञों के लिए अपने दिशा निर्देशों को अपने अनुसार अपने विचारों में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ग्रुप कोई तैयार हो? मैं समता ग्रुप से, हमें दिया गया है प्रोफेशनल का ग्रुप, जिसमें हमने चूज किया सीए। अगर मैं सीए होता, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जिसमें संस्कारों का निर्माण व आपको प्रश्न बोलने की अपेक्षा नहीं है। प्रश्न नंबर 1 बोलिए। सबके पास प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 बोलिए, अपना उत्तर शुरू करिए। अगर मैं सीए होता तो मेरे नीचे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं उन्हें मैं रात्रि भोजन का त्याग व नशा मुक्त करवाता। प्रश्न नंबर 2, उस जल्दी उठना व सामायिक व स्वाध्याय करना। क्वेश्चन नंबर 3, टीवी पर जो भी सीरियल वगैरह देखते हैं या जो भी कार्यक्रम देखते हैं वो संस्कारिक चैनल के ऊपर ही देखता। नंबर 4 में कथनी व करनी में फर्क नहीं समझता। नंबर 5, सेवा में करुणा के भाव को प्रश्न करता। संस्कार में दैनिक जीवन में जैनत्व अपनाने का प्रयास करता। संगठन दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं देता। ओम हरम। धन्यवाद। थोड़ा सा मेरी बात में थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम बहुत ज्यादा आदर्शवादी स्थिति की ओर जा रहे हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में हम क्या कर रहे हैं वो हमारा विचार था कि हम आपसे निकलवा पाए, हम हमारे भीतर से वो बात निकले। हम जो वास्तव में कर रहे हैं वो आप पहले लाएं बाहर, और जो करना चाहिए वो कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा जो करनी है और व्यवहार्य है वही बिंदु आप अपने बात में रखें तो ज्यादा इस जीडी का या इस समूह चर्चा का ज्यादा उपादेयता होगी। अगला ग्रुप प्लीज। हमारा जो समूह है उसमें हमें अभिभावकों का समूह दिया गया है और इसमें संयम ग्रुप हमारा है। इसमें जो पहला प्रश्न हमारे सामने है उसमें पहले मैं 2 बिंदु दे रहा हूं जो संस्कारों का निर्माण जिनसे हो रहा है। एक तो हमारा पूरा जो अभिभावक है वो सब हम व्यसन मुक्त हैं। दूसरी बात है कि यदि हमारे शहर में कोई साधु साध्वी विराजित रहते हैं तो हम उनके नित्य दर्शन एवं प्रवचन सुनते हैं। अब मैं वो कारण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनसे अवमूल्यन हो रहा है। एक तो प्रतिदिन हम लोग सामायिक नहीं करते हैं, बच्चों को साधी साधुओं के सानिध्य हेतु ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, देर रात तक टीवी देखते हैं। अब मैं दूसरे बिंदु की ओर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, आपने विषय को कुछ छूने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात। वर्तमान परिदृश्य में दैनिक दिनचर्या में हमें क्या कार्य करने चाहिए, तो उसके लिए पहली बात है कि प्रातःकालीन सामायिक व स्वाध्याय हम लोग करें, आहार का संयम रखें, रात्रि भोजन का त्याग करें। तीसरा जो बिंदु है कि भाई उक्त बातों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
सबसे पहली बात है कि बच्चों में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हम लोग करने का प्रयास करें। पूरा परिवार प्रातःकाल एक साथ बैठकर नमस्कार महामंत्र या अन्य कोई कार्यक्रम करे। विराजित चारित आत्माओं के दर्शन और प्रवचन पूरा परिवार एक साथ जाए और अपने बच्चों को भी उसमें साथ लेके जाएं। चौथा जो बात थी कि भाई निगरानी करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो निगरानी करने वाली जो संस्थाएं हैं वो अभिभावकों के रूप में समय समय पर हम लोगों को संभालें और यदि कोई कमी जान पड़ती है तो उसकी समुचित समालोचना करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें। अब मैं 3 बिंदु रखना चाह रहा हूँ कि प्रतिदिन हम लोग सामायिक करें, जैन जीवन शैली को अपनाने का यथासंभव प्रयास करें और सधार्मिक वात्सल्य अपनाएं। ओम अरहम। ठीक है, आपने कुछ प्रयास किया है लेकिन आप एक तेरापंथी अभिभावक से बाहर नहीं निकल पाए। थोड़ा सा अपने आप को समग्र अभिभावक के रूप में सोचकर देखें। जिस साथी के पास जो विषय है उसे समग्रता में सोचने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। नेक्स्ट ग्रुप हमारे समूह को मिला है सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह। जानकारी होने पर भी गलत आदतों को छोड़ने में हम नाकाम हैं। परिणाम स्वरूप अच्छे संस्कारों से हम दूर हैं। दूसरा पॉइंट, वर्तमान परिदृश्य में सद्संस्कारों के निर्माण के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप की बुराई एवं अपने परिवार को सुधारना है। उसके बाद समाज और राष्ट्र आएगा, जिससे संस्कारों का सुदृढ़ीकरण संभव होगा। तीसरा पॉइंट, सूर्योदय से पूर्व उठना, सूर्यास्त पूर्व भोजन करना व समय पर सोना। स्वयं है परिवार में, गांव में विराजित साधु साधियों के दर्शन के प्रति जागरूकता प्रदान करना। जहां तक हो सके अपने क्षेत्र में बच्चों को एवं अपने आस पड़ोस के बच्चों को ज्ञानशाला पहुंचाने के लिए प्रेरित करना। चौथा पॉइंट, जो कार्य हमें संस्था दे रही है अगर वे खुद इस पर अमल करेंगे तो हम और हमारे साथी जिससे प्रेरित होकर उसे अच्छा एवं प्रभावक बनाएंगे। पांचवा 3 पॉइंट, समाज में किसी भी कार्य पर पक्षपात जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता स्वयं संस्कारी हो एवं परिवार को संस्कारी बनाने के लिए शुरू से ही संस्कार दें। धन्यवाद। नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। अगला समूह, हमारे अगले सत्र की तैयारी है। हम इस सत्र को अगले 5 मिनट में संपन्न करना चाहेंगे। प्लीज। संयम प्रथम, मनोज झाबक, तेयुब श्री डूंगरगढ़। मुझे विषय मिला है ज्ञानशाला संचालक एवं शिक्षकों का समूह। जहां तक मुझे बहुत ही ज्वलंत विषय प्राप्त हुआ है सौभाग्य से, और मैं जहां तक अपने परिवेश में इर्द गिर्द में ज्ञानशालाओं की स्थिति को देखता हूं, तो ज्ञानशाला का संचालन कहीं साप्ताहिक होता है, कहीं पाक्षिक होता है और कहीं मासिक भी होता है। मेरी राय या मेरा चिंतन ऐसा रहता है कि उसको नियमित किया जाना चाहिए, दैनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में हम आज जो बात कहते हैं 7 दिन बाद अगर हम उसका कुछ देखना चाहते हैं कि उनके वो मेमोरी में है या नहीं है, तो ऐसा बहुत कम हो पाता है। दूसरा, एक इसका प्रश्न के हिसाब से बिंदु 1 के हिसाब से देखें तो इससे संस्कारों के निर्माण में कुछ हद तक सहयोग हो रहा है, लेकिन समय कम दे पाने के कारण उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ज्ञानशाला के संचालक नियुक्त किए जाते हैं या जो ज्ञानशाला का प्रभार देख रहे होते हैं, उनमें स्वयं में शिक्षण की कमी है और वो प्रशिक्षण को या उसको उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जिस ढंग से होना चाहिए। दूसरा बिंदु है वर्तमान परिदृश्य में आपको अपनी दैनिकचर्या में क्या कार्य करने चाहिए। मेरे चिंतन में प्रत्येक ज्ञानशाला प्रशिक्षक जो बने हुए हैं और ज्ञानशाला के प्रभारी जो बने हुए हैं, उनको प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य में एक दैनिकचर्या बनानी चाहिए कि मुझे 1 घंटा नियमित रूप से कम ज्ञानशाला के प्रशिक्षण की तैयारी में अपना समय लगाना होगा। तो उसका
सुंदर परिणाम सामने आ सकेगा। नंबर 3, संस्कारों के बीजारोपण एवं वृद्धि हेतु आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले छोटे छोटे वे कदम जो असंभव अथवा अधिक कठिन नहीं हो, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसी में समाहित हो जाते हैं। नंबर 4, आपके विचारों एवं कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं निगरानी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से आपकी अपेक्षा। तो जहां तक मैं देखता हूं, ज्ञानशाला का जो प्रभार देखने वाली संस्थाएं हैं, उनमें आपस में समन्वय का अभाव है, और इसी अभाव की वजह से ज्ञानशालाओं का जो वांछित रूप इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। बहुत समूचे भारतवर्ष में देखें तो बहुत सीमित संख्या में ज्ञानशालाएं हैं जहां पे वो अच्छे ढंग से चल रही है, या जो बाकी तो लगभग सब जगह पे या तो खाली खाना पूर्ति की जाती है या कागज भरे जाते हैं। इसी प्रकार से मैं चाहता, आज के जो 5वां बिंदु है, इसके बारे में मैं ये चाहूँगा कि ज्ञानशाला के संचालन संबंधी जो आचार संहिता बनी हुई है, उसी पर जिन संस्थाओं को उत्तरदायित्व के हिसाब से जिनका कार्यभार वितरित किया गया है, वे पूर्ण समन्वय एवं सहभागिता और सामंजस्यता के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी फलश्रुति सुंदर एवं नयनाभिराम आएगी। ओम अरहम। बहुत सुंदर, आपने विषय की मूल भावना को और परिचर्चा की मूल भावना को समझा और उसी अनुरूप अपनी प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ग्रुप शक्ति ग्रुप। हमें प्रोफेशनल का ग्रुप दिया गया था और हम ये मान के चले कि हम सीए, डॉक्टर या इंजीनियर जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनके साथ बेहतर तरीके से ट्रीट करें। उनकी जगह बैठ के कि हम अगर उनके पास जाते तो वो हमारे साथ कैसे ट्रीट करते, उसी के हिसाब से हम उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ व्यवहार करें। अगर हम एक डॉक्टर होते, सीए होते या इंजीनियर होते तो एक सलाहकार, जैसा अभी समणी जी ने भी बताया था, एक सलाहकारी कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट अलग से खोलने की कोशिश करते, ताकि अगर कोई मरीज आए तो उसको उसके स्वास्थ्य के लिए, अगर कोई व्यापारी या अकाउंट्स के हिसाब से कोई आए तो उसको बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए सलाह दे सकें। अगर इंजीनियर होते तो अपने क्लाइंट को उसके इंजीनियरिंग के हिसाब से, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग से सलाह दे सकते। पेशेवर रिलेशन के साथ साथ हम उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं, जिससे उनकी कुछ समस्याओं का समाधान हम कर सकें और उनसे कुछ अच्छी बातें हम सीख सकें। कथनी और करनी में समानता। जैसी बातें हम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े शेर बोलते हैं, लेकिन वैसे उसी हिसाब से कार्यों को अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो छोटी छोटी बातों का समावेश करके जैसा हम कहते हैं अपने आप को उसी अनुरूप ढाल सकें, उसी के अनुसार अपने आचार को ढाल सकें, ऐसी कोशिश करते हम। किसी के साथ फ्रॉड, जो बात हम करते हैं लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ डिस्कशन करके धोखेबाजी से बचने की कोशिश करते। हमारे विचारों एवं कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं उन निगरानी संस्थाओं से हमारी अपेक्षाएं। हम अपनी जीवन शैली जैन जीवन शैली के अनुसार विकसित करते। 12 व्रतों को सरल शब्दों में उनको समझाते कि 12 व्रत जो है, जैन जीवन शैली जो है, उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उनके नियमों को हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम उनसे भी अपेक्षा रखते कि वो पारदर्शी जीवन शैली अपनाएं, हमारे साथ समानता और सरलता का व्यवहार करें। धन्यवाद। आपने भी एक आदर्श स्थिति की ओर अपनी बात रखी, लेकिन वास्तविकता से थोड़ा सा दूर रहे। खैर, अगला ग्रुप। यस, धार्मिक संस्थाओं के नेतृत्व का समूह। पहला पॉइंट है, धार्मिक संस्थाओं जुड़े होने के बावजूद कंट्रोल पावर नहीं है, इसीलिए भावी पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है। दूसरा पॉइंट, प्रातःकालीन अपने बच्चों को साधु साधियों के दर्शन एवं बड़े बुजुर्गों को प्रणाम हेतु प्रवृत्त करना। घर में बहु लाए संस्कारी लाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक संस्कारी हो जाएंगे। अब्बा तेऊब या तेरापंथी सभा हमारे ऊपर की सभा है, तो अगर वो हमको अच्छे संस्कार प्रदान करेंगे
अच्छी राह दिखाएंगे तो हम ऑटोमेटिक अच्छी राह आगे संस्कारों की ओर ले जाएंगे। और 5वां पॉइंट है, सभी युवक नशा मुक्त हो, सभी युवक श्रावक के 12 वार धारण करें। हेलो। युवक वर्ग के सभी सदस्य सबसे पहले अपने घर में जैन जीवन शैली अपनाएंगे तो दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। नैतिकता को प्रोत्साहन दे। धन्यवाद। अगले ग्रुपों से मेरा निवेदन है कि केवल 5वें बिंदु के 3 बिंदु जो आपने सोचे हैं वो बता दें, या कोई विशेष बात हो तो बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दें। अगला ग्रुप। हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यस। हाँ जी। इसमें मैं आपको से 2 मिनट एक्स्ट्रा मांगते हुए मैं पूरा ही एक बार बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने अवमूल्यन के हिसाब से अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो कुछ भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जिससे आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। चाहे वो अश्लीलता हो, उत्तेजित कोई सीन्स वगैरह हो, चाहे फैशन शो के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार मिल रहे हैं आज की भावी पीढ़ी को, जिससे वो गलत रास्ते की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह खाली यही काम नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ में हम अगर देखें संस्कार निर्माण के ऊपर भी, तो हम लोग आज जितने नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे डिस्कवरी चैनल के थ्रू जो नॉलेज दे रहे हैं, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम। हमारे मध्य मुनिश्री पधार चुके हैं। हम अपना, आप जारी रखें। हो गई बात? बाद में 1 मिनट की जारी रखें, थोड़ा शॉर्ट में कर दें बस प्लीज। अगले वक्ता तैयार रहे अपने ग्रुप के निष्पत्ति यहाँ के पे साथ। मैं कंट्रोल करने के लिए, ताकि युवा पीढ़ी अच्छे रास्ते पे अग्रसर हो, हम लोग एक पूरे एक समूह के रूप में एयर टाइम फिक्सेशन कर सकते हैं कि जैसे आज अगर दिन भर में हमको गुटखा के ऊपर दिखाना है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वो सारे चैनल्स को डिसाइड करना पड़ेगा यूनानिमस, तभी हम लोग उसको कम कर पाएंगे, नशा मुक्ति को कम कर पाएंगे। और ऐसे सब्जेक्ट्स को हम ज़्यादा हाईलाइट करें जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छी सीख मिल सके। जैसे कुप्रभाव जो है नशा मुक्ति के, नशा करने के और के, वो ज़्यादा प्रचारित हो सकें। उसके अलावा हम लोग जो एक एयर टाइम जो है उसकी कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पैकेजेस का सिलेक्शन जो ऑलरेडी कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह में चालू हो चुका है, जिसके ऊपर व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पैकेज लेना चाहता है, कौन सा चैनल देखना चाहता है। तो बेसिक सी चीज़ है, आप जो देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका विकास होगा, आप दूसरी भ्रामक चीज़ों की ओर भ्रमित नहीं होंगे। बहुत सुंदर। हम वही चीज देखें जो हम देखना चाहते हैं, तो जो दिखाना चाहता है वो अपने आप डिस्करेज होगा और वो अपने आप मार्केट में स्टैंड नहीं करेगा, वो चीजें अपने आप हट जाएंगी। हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या समाज में फैलाना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। नेक्स्ट। प्रिंट मीडिया समूह की तरफ से मैं प्रिंट मीडिया, यस। 5th पॉइंट पर बोलना है या पूरे बताऊं मैं? जैसा अगर कोई विशेष बात है तो बोले, नहीं तो अंतिम पॉइंट पे आए। ऐसा है, पॉइंट नंबर 1 पर मैं बता रहा हूँ आपको, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब यह ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है कि वह परोसे जाने वाली सामग्री ग्रहणीय है या अवांछित है। आजकल प्रतिस्पर्धा के युग में प्रिंट मीडिया के शुरू में जो व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रिंट मीडिया सत्संस्कारों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता नहीं है। हालांकि प्रिंट मीडिया में नियमित रूप से तत्वबोध, ज्ञानवर्धक कथाएं के कॉलम के साथ साथ मधुरी माँ, परिवार, राष्ट्ररंग के संस्कारों का प्रकाशन हमारे संस्कारों के निर्माण में आगे बढ़ाता है। दूसरी बात है कि सत्संस्कार के कैसे कार्य करें, संतों की वाणी को, संस्कारवर्धक क्रियाकलापों को आदि के समाचारों को, विचारों को प्रमुखता से छापा जाए तो संस्कार का काम हो सकता है। तो आगे कदम हमको इसमें 3 नंबर पॉइंट पर पूछा है, ऐसे क्या कार्य किए जाएं, जिसमें नंबर 1 है प्रमुख धर्म गुरुओं के विचारों को प्रमुखता से नियमित प्रकाशन। सभी धर्म संप्रदाय के विचारों को समानता व एकरूपता के साथ स्थान देना चाहिए। जो प्रभावित करने वाले कार्य हैं प्रिंट मीडिया को, उसमें है राजनीतिक दबाव, सत्ता, धन, माफिया। इनके प्रभाव से जो समाचार है उनके प्रकाशन में निष्पक्षता नहीं आती है और इससे प्रिंट मीडिया के कार्य पर प्रभावित होते हैं। और संस्थाओं से हम ये अपेक्षा है कि उनको रचनात्मक सहयोग मिले। और 5th पॉइंट है कि इसमें आचार संहिता कैसी बने। यह है कि इसमें सबसे फर्स्ट तो यही है कि अश्लीलता का समावेश ना हो, सामाजिक विघटन की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे, नशा मुक्ति हेतु कुछ ऐसे कार्य किए जाएं। बहुत सुंदर। विषय को आपने अच्छे तरीके से छुआ। नेक्स्ट। अगले कितने वक्ता और बचे हैं? अपनी बात अंतिम वक्ता है
और एक ग्रुप और आइए प्लीज शॉर्ट में। मेरा बिंदु है तेयुग कार्यकर्ता अथवा सदस्यों का समूह। पांचवें बिंदु पर कहना तेयुग चाहूंगा कार्यकर्ताओं और सदस्यों का समूह। अब आप अपने असली रोल में आप हैं और असली रोल में ही बात कहें। आइए। पांचवें बिंदु पे मैं कहना चाहूंगा हमें जैन जीवन शैली को अपनाना चाहिए और हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए तथा संस्थाओं से आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। चलिए, आपकी बात आपके पूर्ववर्ती बहुत वक्ताओं ने कह दी है, इसलिए आपका सरल हो गया विषय। नेक्स्ट, अगला ग्रुप प्लीज। वस्तुतः यह समूह चर्चा थोड़ी विस्तृत होनी चाहिए थी, आपको भी पूरा समय मिलता, हम अच्छे तरह डिस्कस कर पाते, लेकिन समय की हमारी सीमा है। अगली बार कभी और सही। यस, हमारा विषय है साहब 13 पंथ युवक परिषद सदस्यों अथवा कार्यकर्ताओं का समूह। फर्स्ट का दिया 13 पंथ युवक परिषद द्वारा प्रत्येक माह की सुधी पक्ष को 13 को धम्म जागना का आयोजन, ज्ञानशाला का सप्ताह में एक बार संचालन एवं मांगलिक कार्यक्रमों को जैन विधि से मनाना। अवमूल्यन के अंदर चाइनीज डिश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकंड में क्लबों में रात्रि भोजन का आयोजन, रात्रि भोजन का त्याग एवं व्यसन मुक्त। नंबर 3 के अंदर का दिया हमने ज्ञानशाला का संचालन, किशोर मंडल का संचालन। नंबर 4 के अंदर का दिया था दूसरों से जो हमें अपेक्षा है समय समय पर प्रभावी करणीय मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। नंबर 5 का दिया रात्रि भोजन का त्याग, नित्य चरित आत्माओं के दर्शन, व्यसन मुक्त हो। ओमर। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ग्रुप है धार्मिक संस्थाओं के नेतृत्व का समूह। धार्मिक संस्थाओं के नेतृत्व का समूह, जो वास्तविक रोल में ये है उसी के समूह में। शीर्षस्थ नेतृत्व हमको छोड़ चुका था, लेकिन हमारे साथ भाई दुग्गड़ जी और अविनाश साथ में थे। उनके साथ जो मंथन हुआ उसमें मैं 1 मिनट का समय लूंगा। प्रश्न प्रथम, वर्तमान में आप ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जिससे संस्कारों का निर्माण या अवमूल्यन हो रहा है? तो मैं अवमूल्यन की बात कर रहा हूं। हमारी कथनी और करनी में फर्क है, इसके लिए संस्कारों का अवमूल्यन हो रहा है, लेकिन हम संस्कारों के निर्माण के कार्य भी कर रहे हैं। हम समय समय पर गुरु दर्शन करते हैं, 13 पंथ साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं और गुरु की वाणी को ईमेल और SMS द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। वर्तमान परिवेश में आप अपनी दैनिकचर्या में क्या कार्य करने चाहिए जैसे संस्कार? तो हमको सुधरना पड़ेगा। हम जो बोलते हैं वो लोगों तक छाप जाती है, तो हमारी कथनी और करनी में समानता लाकर गुरु इंगित को हमको सर्वोपरि मानते हुए चलना पड़ेगा। पॉइंट तीसरा, उपरोक्त बिंदु 2 में वर्णित संस्कारों के बीजारोपण एवं वृद्धि हेतु आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले छोटे छोटे वे कदम जो असंभव अथवा अत्यधिक कठिन ना हो। हमको हमारे कार्यों में पारदर्शिता लानी पड़ेगी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संघ के बारे में सोचना पड़ेगा। चौथा, आपके विचारों एवं कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं निगरानी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से आपकी अपेक्षा है। मैं उन सभी शीर्षस्थ नेतृत्व को से ये अपेक्षा रखता हूं कि हमारे संघ और संघपति का जो इंगित है वो उसको अक्सर पालन करे, उसमें कोई किसी तरह की गाली नहीं निकाले। ये मेरी उनसे अपेक्षा है। और 5वां जो 3 बिंदु है जो इस कार्यशाला के मंथन में है, पुनः वही बात, हम हमारी कथनी करनी में समानता लाने का प्रयास करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, प्रामाणिक बनेंगे, हमारे कार्यों के बारे में संघपति के जो इंगित है उसको उसी अनुसार अक्सर पालन करने का प्रयास करें। ओम अरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईमानदारी के साथ अपनी बात स्वीकारते हुए अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा और इसी के साथ सभी समूहों की निष्पत्ति हमारे पास पहुंच चुकी है। हम समूह चर्चा के लिए समय नहीं निकाल पाए, अगले सत्र में होगा आपका ओपन हाउस, उसमें आप अपनी बात रख पाएंगे। अब मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूं और आमंत्रित कर रहा हूं अगले सत्र के कोऑर्डिनेटर के रूप में जो संगठन का सत्र है उसके कोऑर्डिनेटर भाई श्री संजय जी जैन आइए और इस सत्र को शुरू करें। श्रद्धास्पद मुनिवृंद के चरणों में वंदन। आज के सत्र में हमें
मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री कुलदीप मुनि, चैतन्य मुनि और मुकुल मुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आज के इस जो तीसरा सत्र है और इसका विषय है संगठन, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री प्रवीण जी नाहटा, जो कि राजस्थान पत्रिका समूह में उप महाप्रबंधक हैं और पब्लिक रेस्पॉन्स का डिपार्टमेंट आप देखते हैं। मैं श्री नाहटा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आगे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। अखिल भारतीय योग परिषद की ओर से कि उनके तत्वाधान में जयपुर परिषद के द्वारा आयोजित ये कार्यशाला एक व्यापक रूप में हमारे सामने है और इसका तीसरा सत्र जिसमें हम संगठन के विषय पर चर्चा करेंगे। संगठन का अर्थ क्या है और तेरापंथ योग परिषद के माध्यम से हम क्या सेवाएं दे पा रहे हैं और क्या हमारे लिए करणीय है, इस विषय पर विभिन्न वक्ताओं के हम विचार सुनेंगे। मैं जानता हूं कि समय की सीमा है और कम सीमा में हमें बहुत कुछ करना है। इस विषय पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। मैं चाहता था कि प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ नहीं रखूं, लेकिन साथियों का आग्रह था, तो मैं इस बारे में अपनी प्रस्तावना को यहीं पूरा करते हुए सीधा उस प्रेजेंटेशन पे आता हूं और संक्षिप्त में कुछ जानकारी उसके माध्यम से आपको देना चाहूँगा और उसके बाद में इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। संगठन जो है वो हम समाज और संगठन को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि समाज संगठन का ही एक रूप है। जहां अकेला व्यक्ति आता है वहां संगठन नहीं हो सकता और वहां समाज नहीं हो सकता। समाज के हम अंग हैं और समाज के का जो स्वरूप है हम सब जानते हैं। इस पे मैं आगे विस्तार में नहीं जाके इस बिंदु पर आता हूं जो बार बार हमारे मन में उठता है कि समाज ने मुझे क्या दिया, और उसके साथ में दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मैंने समाज को क्या दिया। जब हम कोई संगठन से जुड़ते हैं, कोई सामाजिक गतिविधि से जुड़ते हैं, तो ये प्रश्न बार बार हमारे मन में आते हैं। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का जो समाधान है वो हमें तब मिलेगा जब इन दोनों को हम मिलाकर देखेंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी है जब समाज का अस्तित्व है। जब समाज को कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें भी मिलेगा। हम कुछ बिंदुओं में बांधना चाहें तो हम देख सकते हैं कि समाज हमें क्या देता है। हमें अपना अस्तित्व, विकास, मूल्यांकन, ज्ञान, धर्म व अध्यात्म, अनुशासन, सामाजिक मूल्य, परिवार व स्वास्थ्य, सुरक्षा व समृद्धि, और इन सब को समेटते हुए हम माने तो जीने का अर्थ। समाज के बिना हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और हम समाज को क्या देते हैं? भागीदारी, विकास के वाहक हैं, पारस्परिकता, संपोषण, प्रतिभा, समय शक्ति, अर्थ शक्ति, श्रम शक्ति, और इन सब को समेटें तो आदर्श समाज में हम अपना योगदान देते हैं। समाज और हमारा अंतर संबंध क्या है? मैं बिंदुशः इस पे बात केवल रखूंगा। समाज कभी हमारा बुरा नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि हम इस पे अभी विस्तार पे नहीं जाएं, लेकिन इस पे आप चिंतन करें कि क्या कभी समाज हमारा बुरा कर भी सकता है क्या? यदि हमें लगता है कि समाज से हमारा बुरा हुआ है तो वह समाज में व्याप्त बुराइयों का परिणाम हो सकता है। समाज हमें वही देगा जो हम समाज को देंगे। अतः समाज निर्माण में हमें अपनी भूमिका के प्रति जागरूक रहना होगा। समाज को हम सकारात्मक योगदान दे सकें यह आवश्यक है, तभी हम समाज में विद्रूपता के प्रवेश को रोक सकेंगे। हमारे सकारात्मक योगदान के विभिन्न माध्यम व प्रकार हो सकते हैं। समाज के जो आधार स्तंभ हैं परिवार, व्यवसाय, शिक्षा, शासन और धर्म। हम व्यक्तिगत रूप में समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं और उसके साथ साथ बात आती है संगठन के रूप में। संगठन
हमारे योगदान को कैसे प्रभावी बनाता है। व्यक्तिगत स्तर पर निश्चित रूप से हम अपने आचरण, अपनी कार्यशैली और अपने विचारों से समाज को प्रभावित करते हैं। ये योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संकलित रूप में यह समाज का स्वरूप तय करता है। जैसा हमारा योगदान होगा वैसा ही समाज बनेगा। अपने योगदान को प्रभावी बनाने के लिए व्यक्ति को संगठन के आधार की आवश्यकता अनुभव होती है। संगठन का स्वरूप व्यवसाय, शिक्षा, शासन व धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में जो धर्म से जुड़े हुए जो हमारा जो योगदान है वो निश्चित रूप से हमें अपने भीतरी जगत से जोड़ता है, हमें अपने अस्तित्व के साथ जोड़ता है। धार्मिक संगठन से जुड़ा हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है वरन हमारे चिंतन, जीवन शैली को भी यह प्रभावित करता है। हमें अपने भीतर झांकने का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रामाणिक जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित करता है, आत्मिक संतोष देता है, आत्मानुशासन की प्रेरणा देता है। इस रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम संगठन से जुड़ सकते हैं। ये कुछ बिंदु हैं और हम यदि नहीं भी जुड़ पाए तो कम से कम इन बातों से जुड़कर भी हम समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। ये कुछ कार्यकर्ताओं के गुण के ऊपर बात की गई है जो आप लोग सभी अभी डिस्कस कर रहे हैं, और इन सब के साथ बात आती है तेयूब के संगठन के साथ जुड़ाव की। हमें इन बिंदुओं पे चिंतन करना है, जो कि आगे पूरे सत्र में हम इन बिंदुओं पर चिंतन करेंगे। इस रूप में संक्षिप्त में संगठन, समाज और व्यक्ति, इसकी भूमिका को जब तक हम नहीं समझेंगे निश्चित रूप से न हम संगठन को अपना प्रभावी योगदान दे पाएंगे, न उस संगठन का समाज के विकास में हम उपयोग कर पाएंगे। तो मैं इस शुरुआत के साथ आगे के इस सत्र को आगे का क्रम आगे बढ़ाना चाहूँगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से अनेक पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है। संगठन से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं और उस बिंदु पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री तुलसी जी दुगड़, जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में उपाध्यक्ष द्वितीय हैं। हाँ, मैं उसी पर, और वो जिस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं वो है लाडनू में प्रस्तावित अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के भवन के संबंध में। तो मेरा आग्रह श्री तुलसी जी दुगड़ से। आराध्य श्री चरणों में कोटि नमन। विराजित मुनि से रमेश कुमार जी, कुलदीप मुनि जी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में सादर नमन। अभादेव के अध्यक्ष भाई श्री गौतम जी डागा, उपाध्यक्ष प्रथम संजय जी खटेड़, कोषाध्यक्ष भाई सलील जी लोढ़ा, संगठन मंत्री भाई श्री अविनाश जी नाहर, अभादेव के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रणाल जी भुगलिया, अभादेव के कार्यकारिणी एवं क्षेत्रीय सौकीगण, तेयूब जयपुर के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी सेठिया, मंत्री श्री हरजी छाजेड़, इस कार्यक्रम के केंद्रीय संयोजक श्री इंद्र जी बेंगानी, संगठन कार्यशाला में समागत विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों, युवा शक्ति को मेरा ओम आरम। अभादेव के तत्वाधान में तेयूब जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान प्रांतीय संगठन कार्यशाला में उपस्थित होकर आज मैं आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। बंधुओं, आपको ये जानकारी होगी कि अभादेव की स्थापना बीकानेर में सन 1964 में गणाधिपति श्री गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में हुई थी। पूज्य गणापति गुरुदेव श्री तुलसी ने युवकों के लिए एक स्वप्न संजोया था कि धर्म संघ के प्रत्येक कार्य में युवकों की सहभागिता हो। तब से लेकर आज तक तेयूब की शाखाएं एवं सदस्यों में संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। आज तक लगभग 320 शाखाएं और 30,000 से ऊपर सदस्य इसके हैं। अभादेव की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने हेतु सन 1989 में अभादेव ने जैन धर्म और तेरापंथ धर्म संघ के अनगिनत
स्वर्णिम पृष्ठों की भूमि लाडनू में जैन विश्व भारती के प्रांगण में युवा लोक का एक निर्माण किया था। युवा लोक से देश भर की सभी शाखाओं का व्यवस्थित संचालन किया जाता है। आबादी का पंजीकृत कार्यालय भी युवा लोक में है। पूज्यवरों के लाडनू चतुर्मास के दौरान भी इस भवन का पूरा उपयोग सभा, संस्थाओं और अन्य धार्मिक बंधुओं के लिए उपयोग में आया था। आबादेव की शाखाओं युवकों की उपस्थिति को देखते हुए यह भवन छोटा महसूस होने लगा। पूज्यवर का 2013 का चातुर्मास लाडनू के लिए घोषित किया गया है। सबको विदित है कि लाडनू को गुरुदेव आचार्य श्री महर्षि मठ जी ने अभी तेरापंथ की राजधानी घोषित की है। 2013-14 में गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का शताब्दी वर्ष भी है। इस वर्ष को व्यक्तित्व निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। संयोग से 2013-14 का आबादेव का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2009 में आबादेव ने जैन विश्व भारती के समीप एक भूमि क्रय की है, जो कालू कन्या के सामने है। इस भूमि पर एक व्यवस्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन का शिलान्यास भी 5 मई को लाडनू में किया गया था। मैं सभी परिषदों को और सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि इसके निर्माण में सभी शाखाएं, परिषद, सभी श्रावक समाज 31,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति 31,000 रुपया देके इसमें अपना योगदान दें, इसमें जुड़े। अभी छोटी खाटू के परिषद के कुछ सदस्य यहाँ हैं, उन्होंने भी एक इनका योगदान दिया है। मैं चाहूँगा वो आगे आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतमी डागेश को हाथ में वो चेक देके अपना योगदान। आप सभी परिषदों से ये मेरा अनुरोध है, सभी परिषद, सभी श्रावक समाज से, सभी सदस्यों से कि प्रत्येक व्यक्ति इसे जुड़े, जिससे ये भवन निर्माण जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और गुरुदेव पधारने के पूर्व ये भवन खड़ा हो सके। पुनः मेरा आदर्श नगर सवाई माधोपुर परिषद है क्या? यदि उपस्थित हो कृपया आगे बता रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेक देखिए सहयोग। अशोक जी, मनोज जी जैन, सवाई माधोपुर, कृपया अभी आगे बता रहे हैं। सभी सदस्य इसी तरह जागरूक हैं, तभी हमारा काम जल्दी से जल्दी संपन्न हो सकेगा। सवाई माधोपुर, क्रम को पुनः मैं संगठन की बात पर आता हूं। संगठन में प्रकाशन का बड़ा योगदान है, क्योंकि एक पूरे देश भर में फैला हुआ जो संगठन होता है, उसे जोड़े रखने के लिए, उसे प्रेरित करते रहने के लिए संगठन की एक प्रकाशन की अपेक्षा होती है। और ये सौभाग्य की बात है कि योग परिषद के पास ऐसे एक नहीं 2 प्रभावी प्रकाशन हैं। मैं प्रकाशन पर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री सुधीर जी चौरड़िया को, जो कि युवा दृष्टि के कार्यकारी संपादक हैं। श्री सुधीर जी चौरड़िया। विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन।
सम्मानित मंच, उपस्थित युवा साथियों, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के 2 प्रकाशन तेरापंथ टाइम्स और युवा दृष्टि है। संघीय समाचारों का मुखपत्र तेरापंथ टाइम्स जो प्रकाशित होता है उसमें संघीय समाचारों के अलावा तुलसी यशोविलास, यात्रा अकिंचन की, जम्बू चरित्र और इसके अलावा काफ़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा युवा दृष्टि अलग अलग विषयों पर आयोजित की जाती है। बहुत लंबी ब्रीफ है, बाकी संयोजक महोदय ने जैसे ही माया का समय का विशेष ध्यान रखना, मैं इसके लिए अब आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके सुझाव प्रकाशन के लिए वो प्रकाशन के लिए देवे। अभी प्रकाशन की इसकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। तेरापंथ टाइम्स लगभग 6000 की संख्या में और युवा दृष्टि 7200 की संख्या में अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके इतने ग्राहक बन सके और सभी परिषदों से मेरा विशेष अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इसके ग्राहक बनावें। तेरापंथ टाइम्स और युवा दृष्टि के इसी भावना के साथ ओम आराम।